अनवर, सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 99 कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम को बेहद पसंद कर रहे हैं और अपने सवाल भी वहां पर छोड़ रहे हैं ताकि हम उन आने वाले मेहमानों से आपके सवाल कर सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। कई पार्टियों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंच रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में वो आपके लिए क्या करेंगे। इन तमाम तरह के सवालों के साथ हम अपने खास मेहमान नितिन भट्ट, जो बीजेपी के निवर्तमान जिला महामंत्री हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप भी तालियों से स्वागत करें। और उनके ठीक बगल में हैं अभिजीत राज, कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट में जहां पर आप देख रहे हैं बट नॉट लीस्ट, नितिन चौरसिया जी, जो बहुत सारे सवालों के साथ, जो आप सवाल कर रहे हैं उन सवालों के साथ वहां पर मौजूद हैं। और दाहिनी तरफ हमारे साथ युवा पत्रकार, जो तीखे सवाल तो जरूर करते हैं, लेकिन यकीन मानिए उनके सवाल जो होते हैं वो जनता से ही मिलते जुलते होते हैं और जनता की चीजों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो शंकर का भी आप तहे दिल से और तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि कल के बाद, आज के बाद शायद कल से ये कॉन्क्लेव ना हो, लेकिन सवाल आपके हमारे पास पहुंचते रहने चाहिए। सबसे पहले नितिन भट्ट साहब, आप बीजेपी के निवर्तमान जिला महामंत्री हैं और सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि जनता के सवाल हैं। आपके यहां पर विधायक है, भले ही सरकार नहीं है, लेकिन विधायक आपके हैं। और पिछले कह सकें तो धनबाद में बीजेपी का ही शासन रहा है, अगर धनबाद की बात करें तो। लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट झारखंड बदलने के बाद झारखंड में हुआ है, चाहे आप रांची ले लें, आप देवघर ले लें, आप जमशेदपुर ले लें, जितने भी शहर हैं, उस लेवल का डेवलपमेंट जो है वो धनबाद में नहीं देखने को मिला है। क्या कमी सरकार आपकी भी रही है, सरकार आपकी नहीं भी रही है, लेकिन विधायक और सांसद आपके धनबाद में रहे हैं। नितिन भट्ट जी देखिए, पिछले 5 वर्षों से इस राज्य में आप देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही है। और जो भी आप जहां पर अभी हम लोग बैठ के यहाँ पर खड़े डिबेट जो कर रहे हैं, इसके ठीक सामने में आप जब देखेंगे तो 8 लेनिंग रोड है। ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी के समय का ही है। आप पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में हेमंत सोरेन जी का एक भी काम हमको बताइए जो धनबाद में उन्होंने किया हो। केवल जो भारतीय जनता पार्टी के काम था उन्होंने फीता काटने और शिलान्यास करने का काम किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, लगातार जब से यहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक सांसद रहा, इस क्षेत्र में अनेकों उन्होंने काम किया है। चाहे 8 लेनिंग की बात आप कर ले, उसके बाद आप चले जाए बैंक मोड़ से डिगवाडी 4 लेनिंग की बात कर ले, कोयलांचल यूनिवर्सिटी भी भारतीय जनता पार्टी में ने देने का काम किया। उसके बाद आज जो डीएमएफटी फंड से जो गांव की सड़क बन रही है, शहर में जो काम हो रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी में केंद्र के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उनके द्वारा डीएमएफटी का फंड दिया गया, जिनके कारण जो है यहाँ पर इतने विकास के काम हो रहे। लेकिन यूपीए के शासन काल में एक भी योजना आप नहीं बतला सकते हैं कि उन्होंने किया हो। केवल लोगों को बरगलाने का काम पिछले 5 वर्षों में इस यूपीए के शासन में हुआ है। चलिए, यूपीए और इंडिया गठबंधन के हमारे अभिजीत राज कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और यकीनन युवा हैं और इन राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन सवाल थोड़े तीखे होंगे। क्या कारण है कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई है, इनका कहना है यूपीए की सरकार आई है, धनबाद पीछे रह गया है, जहां पर हम रेवेन्यू इतना ज़्यादा देते हैं, चाहे वो कोल से हो, चाहे वो रेलवे से हो, लेकिन उस तरह की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो धनबाद में नहीं देखने को मिला। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। ये चुनावी पर्व में मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि सब लोग इसमें मजबूती से 20 तारीख को भाग ले। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि निश्चित तौर से अगर आप पूरे झारखंड के स्थापना से अभी तक को काउंट करेंगे तो 6.5 वर्षों का कार्यकाल जो है हम लोगों के पास रहा, गठबंधन के पास रहा, अन्यथा हमेशा ही बीजेपी के पास रही है। रहा धनबाद और झारखंड का डेवलपमेंट को लेकर, तो निश्चित तौर से कई तरह से डेवलपमेंट हुई है। और अभी रेवेन्यू का आपने जिक्र किया, तो मैं रेवेन्यू के ऊपर कहूँगा कि झारखंड ने, धनबाद ने पूरे देश भर में
रेलवे में सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया, लेकिन धनबाद के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। जो ट्रेनें कोरोना काल में बंद हुई थी उस ट्रेन को चलाना तो छोड़ दीजिए, और नए नए झूठे लुभावन भाषण अभी दिया गया, और अभी वर्तमान में एक वंदे भारत खोला गया सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए। 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड का बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसा को देना नहीं चाहती है जो झारखंड के डेवलपमेंट में यूज होना है, और उल्टा सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपको झारखंड चलाने के लिए पैसे चाहिए, यहाँ के कर्मचारियों को देने के लिए पैसे चाहिए, तो आप हमारे से इंटरेस्ट पे पैसा लो। मतलब मेरा पैसा हम ही उसको कर्जा के रूप में ले और हम इंटरेस्ट भरे। तो ये जो गोल गोल जलेबी सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी बना रहे हैं, निश्चित तौर से झारखंड की जनता देख रही है, झारखंड की जनता समझ रही है, और हम समझते हैं कि 20 तारीख को इसका जवाब इनको मिलेगा। चलिए, अपने एक टेक ले लिए हैं। अब यकीनन जब हम इस 99 कॉन्क्लेव को चला रहे हैं, दर्शकों के सवाल ले रहे हैं, तो ये कहना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आने वाले 5 सालों पर रोड मैप क्या है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि सभी धनबाद की पूरी जनता यही चाहती है कि सरकार किसी की भी बने, धनबाद डेवलप जरूर करे, क्योंकि अब धनबाद जाग गया है। अब लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और डेवलप होने के लिए 2-3 बेसिक चीजें जो हैं वो बार बार सवाल यहां पर जरूर उठते आ रहे हैं। वो एक एयरपोर्ट का मुद्दा हो, और जो कम्युनिकेशन जो जाम है, धनबाद जिस जाम से गुजरता है हर दिन, उसको कैसे बेहतर किया जाए। पीछे जो बीत गए सो बीत गए। अब नितिन भट्ट से ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय पे इस पर किस तरह का काम किया जाएगा। देखिए तबरेज भाई, सबसे पहले तो चूंकि चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया, काम वगैरह सब रुक गए हैं, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिसंबर के महीने में आपको गया पुल चौड़ीकरण का काम प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि उसका टेंडर वगैरह फाइनल हो चुका है, और खाली उसको ये करना है, काम को प्रारंभ करना है, जो आचार संहिता कारण नहीं हो पाया। दूसरा, मटकुरिया से फ्लाईओवर जो वासे पुराना है, वो भी उसका भी काम आपको अगले महीने 1-2 महीने वो भी चालू हो जाएगा। जाम से मुक्ति के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने किया है वो पूरी तरीके से कारगर साबित होगा, और आने वाले समय में उसका आपको असर भी देखने को मिलेगा धनबाद में। अभिजीत जी, निश्चित सेम टेक कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या धनबाद को इन 2 मुद्दों पर, हालांकि नितिन भट्ट जी स्किप कर गए एयरपोर्ट से संबंधित जो सवाल था, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे अभिजीत जी कि ये जो 2 समस्याएं हैं, जो बहुत बड़ी समस्याएं और भी हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। इस समस्या का समाधान आपके पास क्या है और क्या रोड मैप है आपके लिए? देखिए, अभी जैसा कि बात नितिन भट्ट जी ने कहा कि फ्लाईओवर, 2 फ्लाईओवर का इन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि इलेक्शन के बाद वो एक फ्लाईओवर वो प्रारंभ होगा। तो इनका जो भी काम शुरू होता है जनता के बीच में, वो ये होता है कि वोटिंग के बाद हम करेंगे, और वोटिंग के बाद ये लोग भूल जाते हैं। निश्चित तौर से वो होना चाहिए, और उस पर झारखंड सरकार बहुत गंभीरता के साथ बात कर रही है, और इस पर रेलवे से भी बात हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात हुआ, और इस पर एक सकारात्मक पहल हो रहा है। लेकिन धनबाद के अंदर में जो जाम लगा, या जाम आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, इसको लेकर तो बहुत पहले ही इसका सॉर्ट आउट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, स्थिरता के, भाजपा के स्थिरता के कारण, अंदरूनी राजनीति के कारण। लेकिन जब से गवर्नमेंट की स्टेबल सरकार 5 वर्षों के लिए बनी है, तो निश्चित तौर से इसका डीपीआर बना है, इस पर पूरा मंथन हुआ कि कैसे कैसे इसको हम लोग लेके जाएंगे, जिसके कारण से हमारा ट्रैफिक लोड जो है कम पड़े। दूसरा, यहाँ का जो महत्वपूर्ण समस्या है, फ्लाइट एयरपोर्ट का जो समस्या है वो है ही, लेकिन उससे बड़ा समस्या ये है कि कोरोना काल के अंतर्गत जितना भी ट्रेन हमारा बंद हुआ, उन ट्रेनों को कैसे परिचालित किया जाए, और कैसे और भी ट्रेन, जिस तरीका से आप देख रहे होंगे कि ट्रेन के अंदर में ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, कि आज अगर उस टिकट लेना है और आपको खाली ट्रेन जा रहा है तो उस रेट पे मिलेगा, लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ेगा एक ब्लैकमेलिंग ट्रेन के अंदर में शुरू हो चुका है। तो रेलवे का सत्यानाश जिस तरीका से भाजपा गवर्नमेंट ने किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम धनबाद के साथ सौतेला व्यवहार तब नहीं करे जब धनबाद ने पूरे देश भर में सबसे बड़ा रेवेन्यू दिया है। तो धनबाद को, चाहे उधर आपका चेन्नई की तरफ जाने की बात हो, एक एलएपी ट्रेन है जो बरसों से चल रहा है, चाहे आपका दिल्ली को लेकर हो,
बेंगलोर को लेकर हो, तो कई ट्रेन की आवश्यकताएं धनबाद को है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को और हम अपने बड़े भाई नितिन भट्ट जी को भी अनुरोध करेंगे कि आप भाजपा में हैं तो अपने लोगों से बोलिए कि इस चीजों के ऊपर मजबूती से बात करें। और ये अभिजीत राज जी और नितिन भट्ट साहब, आप दोनों ही, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बचपन धनबाद में ही गुजारे हैं और यकीनन आपको पार्टी तो प्यारी है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे कम धनबाद भी प्यारा नहीं होगा। और जिस तरह से आम जनता समझती है कि धनबाद को और बेहतर होना चाहिए जैसे दूसरे शहर हो रहे हैं, उसी तरह के धनबाद का भी विकास होना चाहिए, ये अगर हम समझ रहे हैं तो यकीनन इसमें दो राय नहीं है कि आप दोनों भी इस बात को समझ रहे हैं। और दोनों के बहुत ही तेज तर्रार नेता अगर आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो और जनता जो देख रही है वो भी यही चाहेगी कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन डेवलपमेंट आप जिस हिसाब से कह रहे हैं और जो रोड मैप तैयार है अपने सरकार पर, खुद जो आज एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप अपने सरकार पर इस तरह का दबाव बनाएं कि जब हम डिबेट में जाते हैं तो हमसे जनता ऐसे सवाल करती है तो इस चीज को हम और अच्छे तरीके से कर लें ताकि जब हम नेक्स्ट जाएं तो उन सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दे सकें और जनता खुश हो सके। क्योंकि हमारे साथ हमारे युवा पत्रकार भी मौजूद हैं जो अपने दर्शकों के सवाल लेकर यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि नीतीश चौरसिया जी से हम चाहेंगे कि वो अपना सवाल इन दोनों महारथी से जरूर पूछें, क्योंकि जानते हैं कि इनकी बातें जो हैं वो जनता को पसंद भी आती है और जनता इनको मानती भी है। देखिए, हमारा सवाल जो है दोनों से है, भाजपा से भी है, कांग्रेस से भी है। पिछले कई सालों से एयरपोर्ट की जो मांग रही है वो हर जनता जानती है और जनता के बीच यही संदेश जाता है कि केंद्र तो दे रहा है लेकिन राज्य सरकार नहीं दे रहा, जबकि दोनों हमारे साथ हैं, केंद्र भी है, राज्य सरकार भी है, दोनों यहीं पर है। दोनों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में धनबाद में एयरपोर्ट क्यों नहीं बन रहा है, इसकी क्या वजह है। क्योंकि भाजपा से हमारे साथ जो है नितिन भट्ट जी भी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ जो है अभिजीत राज जी हैं। दोनों इन पर जो है क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो है धनबाद में एयरपोर्ट क्यों नहीं बन रहा, वजह क्या है। देखिए, ये जब सवाल जो है जनता के बहुत आते हैं। आप अगर YouTube देख रहे होंगे तो आप ये देखिएगा कि हर 10 में से 3 व्यक्ति जो ये सवाल जरूर कर लेता है कि एयरपोर्ट के सिलसिले में, क्योंकि अब देखिए डेवलप कर गया है देश और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं बहुत सारी चीज़ें तकलीफ होती है। तो नितिन भट्ट साहब, पहले आप बता दें। देखिए, अगर राज्य सरकार ईमानदार होती एयरपोर्ट के प्रति और जमीन उपलब्ध इस 5 वर्षों में करा देती तो निश्चय ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको एयरपोर्ट बनाने का काम करती। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एयरपोर्ट नहीं बना पा रही है तो आप पश्चिम बंगाल में देख लें, कैसे अंडाल वगैरह में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट का निर्माण कराया है। आपकी नियत ही नहीं है कि आपको यहाँ पर काम कराना है। आप अगर जमीन उपलब्ध करा देते 5 वर्षों में तो मुझे लगता है कि अभी तक एयरपोर्ट का काम प्रारंभ हो जाता, लेकिन ये सरकार की नियत ठीक नहीं है हेमंत सोरेन जी की। तो मोदी जी आकर के कैसे कह देते हैं कि हम बोकारो से शुरुआत कर देंगे, धनबाद में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो भी तो झारखंड की नहीं, ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा कि धनबाद में नहीं दे पाएंगे। इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा और किसी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने कभी ये नहीं कहा कि धनबाद में नहीं होगा। जनप्रतिनिधि ने ये कहा है सर ऑन रिकॉर्ड कि 2 घंटे का रास्ता है, तो अगर बोकारो से ही अगर हम उड़ाने दे रहे हैं तो ऑफिशियली किसी भी जनप्रतिनिधि का ये स्टेटमेंट आप ये नहीं कहते है। हैं कि अगर झारखंड में भी आपकी सरकार आती है तो उस कार्यकाल में आप यहाँ पर एयरपोर्ट देंगे। बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है दूसरा विकास, विकास का रास्ता ही हम चुनते हैं। जहां भी हमारी सरकार बनती है और जितने भी आज एयरपोर्ट बने हैं पूरे भारतवर्ष में, आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, 70 वर्षों का कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए। लगातार रघुवर सरकार रही और सेंट्रल में भी आपकी सरकार रही, तब एयरपोर्ट क्यों नहीं दिया गया? नहीं, एयरपोर्ट उस समय मिला ना, झारखंड में एयरपोर्ट मिला बहुत जगह पर, जहां प्राथमिकता थी। आज मान लीजिए लोग, आप ही लोग का दबे जुबान से आप यही कहना चाह रहे हैं कि भाई आप गोड्डा में मिला, यहाँ क्यों नहीं मिला। तो धार्मिक देवघर में, सॉरी, तो धार्मिक कॉरिडोर के तहत आपको देवघर में वो प्रारंभ किया गया। अब यहाँ से राज्य सरकार जमीन दे देती तो यहाँ भी हो जाता। 5 वर्षों में आप मुझे बताइए ना कि हेमंत सोरेन जी की सरकार ने क्या प्रयास किया एयरपोर्ट के लिए। चलिए, अभिजीत राज जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या राज्य सरकार नहीं चाहती है कि धनबाद में एयरपोर्ट दे? देखिए, एयरपोर्ट का जो मामला है ये सेंट्रल से जुड़ा हुआ मामला है।
इसको आप बहुत आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये राज्य सरकार का इशू है। राज्य सरकार इतना ही करती है कि राज्य सरकार इसके लिए जमीन मुहैया कराती है। तो मेरा ये कहना है कि वर्तमान में भी और इससे पहले भी लगातार सांसद किनका थे आप सब जानते हैं, भाजपा का। इनका स्थिरता, इनका धनबाद के प्रति सौतेला व्यवहार ये बताने के लिए काफी है कि इन्होंने कभी भी इस तरह का ईमानदार प्रयास नहीं किया। इन्होंने हमेशा ही अंधे को आईना और गंजा को कंघी दिखाने का काम किया है। यही कारण है कि धनबाद को आज भी ये लोग इसी बात को लेकर बेवकूफ बना रहे हैं। और अगर इस बात को समझिए कि इनका बस चले तो चुनाव में टैक्सी स्टैंड के तरह ही लोग एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद ही भूल जाएंगे। और जब लोग बोलेंगे कि ये इशू है, यहाँ के लोग रेवेन्यू चाहे अंडाल को देते हैं या देवघर या रांची को देते हैं, तो अंडाल पे अभी हमारे बड़े भाई ने कहा, तो अंडाल का जो एयरपोर्ट बना हुआ वो मनमोहन सिंह जी के समय का बना हुआ है। राज्य सरकार, बंगाल की सरकार ने बनवाया है, पता कर लीजिएगा। और वो कैसे धरातल पे आया है ये आपको नहीं मालूम है। एक कोऑर्डिनेशन टीम था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक पार्टनरशिप बनेगा और उस पार्टनरशिप में एयरपोर्ट खोला जाएगा। ये जो ऑप्शन आया था ये मनमोहन सिंह के टाइम में आया था। मेरे बड़े भाई को शायद उस बात का ज्ञान नहीं। अरे तो वही आप 5 वर्ष में आप बता दीजिए कहाँ जमीन आपने दी। ईमानदार प्रयास इनके जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया, इसलिए आज ये गोल गोल बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब सकारात्मक बात और सही बात अगर हम करना शुरू करते हैं तो ये इसी तरीके से चिल्ला के चीज को इंटरप्ट करते हैं कि चीज आप हमको बताइए, पब्लिक सच्चाई, जनता जो है सच्चाई जाने नहीं। लेकिन वर्तमान समय में लोग जानने लगा है। आज जिस तरीका से महिलाओं के सम्मान में, बहनों के सम्मान में झारखंड सरकार ने मैया योजना को लाया और 1000 रुपया देने का काम किया। इसको लेके असम के मुख्यमंत्री, इनके यहाँ के प्रभारी ये कहते हैं कि गोगो योजना के अंतर्गत हम 2100 रुपया देंगे। आप बताइए कि जो व्यक्ति अपने राज्य में 800 रुपया देता हो गोगो योजना में, वो हमारे राज्य में आके बेवकूफ बनाता है कि 2100 रुपया देंगे। हम हेमंत सोरेन ने तो कहा कि भैया हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया वापस करो, तुम 2100 बोलो, मैं तो 2500 देने के लिए तैयार हूँ, मेरा पैसा मिल नहीं रहा। अभिजीत जी, और बड़ी बात हम अभी आपके सवाल का जवाब अभिजीत जी के एक बातों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। बहुत ढोल नगाड़ा बजाकर इन लोग बाजार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई हमने मैया योजना लागू किया, 1000 रुपया महिला को दे रहे हैं। आज आपकी सरकार 5 वर्ष से थी, 57 महीने तक आपने मैया योजना नहीं दिया। जब चुनाव में जाने लगे और आपको लगा कि अब हमारी सरकार जाने वाली है, तब आप मैया योजना लेके आए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के जैसे ईमानदार रहते तो कैसे छत्तीसगढ़ में हमने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मतारी योजना लाएंगे, और लाके हमने दिखाया। पहली कैबिनेट में हमने मतारी योजना पास किया। लेकिन जब आपकी सरकार जा रही है तब आप घोषणा कर रहे हैं। और भी मैया योजना का पैसा देने के लिए आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का रोक लगा रहे हैं, उसके बाद इसको पेमेंट कर रहे हैं। दिलशाद खान साहब जनता के सवाल लेकर तैयार हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा दोनों लोगों से ही है। हम लोग एयरपोर्ट और जाम से थोड़ा सा ऊपर उठ के ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है हमारे पास, अधिकतर अभी जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ही भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो भी मजदूर आते हैं काम करने के लिए, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, कितना भाड़ा हो गया आप लोग को ही पता है ऑटो में आने जाने का। तो उस पर दोनों लोग हैं यहाँ पर, उस पर अभी तक क्यों नहीं काम हुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर? वो क्या आश्वासन दीजिएगा धनबाद की जनता को कि इस पर कोई अभी बात ही नहीं कर रहा। जो भी चुनाव में प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो सड़क, नाली, पानी, बिजली से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, क्राइम से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, एयरपोर्ट और जाम से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। लेकिन ये जो समस्या डेली जो खर्च हो रहा है, एक मजदूर अगर टुंडी से आता है तो 50 रुपये उसको सिर्फ भाड़ा लग जाता है आने का, जाने का फिर 50 रुपये लग जाता है, 100 रुपये वो भाड़ा में देता है और 400 रुपये कमाता है, 300 उसके पास बचते हैं। तो इस पे काम क्यों नहीं हो पा रहा है? नितिन जी, पहले आप जवाब दीजिएगा। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपके सवाल से मैं सहमत भी हूँ दिलशाद भाई। आज किसी भी राज्य में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वहां भी राज्य सरकार की बसें वगैरह चलती रहती है, किसी भी स्टेट में आप चले जाइए। लेकिन पता नहीं यहाँ पर झारखंड में, इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भी बसें आई थी और नगर निगम को भी बसें दी गई थी कि आप अपने यहाँ चलाइए। लेकिन जब अब बस एक बार खराब हो गई उसके बाद आज तक वो बस दोबारा निकली नहीं। दूसरा करोड़ों रुपया नगर निगम को केंद्र के द्वारा दिया जाता है अलग अलग हेड में, उसमें ट्रांसपोर्टिंग भी है। लेकिन पता नहीं नगर निगम उन पैसे को खर्च क्यों करना नहीं चाहती है, यह समझ से परे है। लेकिन आपकी बात से सहमत है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23 तारीख को जब बनेगी
तो निश्चित ही यहाँ के जो विधायक है राज सिन्हा जी पुनः एक बार निर्वाचित होंगे और आपका ये जो गंभीर मुद्दा है इस मुद्दे को सबसे पहले उठाने का काम करेंगे। चलिए शंकर, अगर आपके पास जी सर, अभिजीत से जवाब ले लिया जाए। जी देखिए, इसमें मनरेगा योजना का जो पैसा था उसके माध्यम से पिछले गवर्नमेंट में काफ़ी बसें खरीदी गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उन बसों को लेकर जो गोलमाल हुआ, जो कमीशनखोरी हुआ, उसका नतीजा हुआ कि बस साल 6 महीना के अंतर्गत बैठ गई, चल नहीं पाई और उसको चलाने का प्रयास भी ईमानदारी के साथ नहीं किया गया। और रहा नगर निगम के अंतर्गत, तो नगर निगम शहरी क्षेत्र में आपका चाहे रांची हो, धनबाद हो या देवघर हो, इन तमाम जगह पे जो मेयर थे वो भाजपा संबंधित मेयर रहे और वर्तमान में इनके पार्टी के ही कई लोग चोर दरवाजा से कांग्रेस में आना चाहते थे। इनके पार्टी के मेयर लोग इसलिए आना चाहते थे कि कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा था कि जो काम है वो काम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही संभव है। इसलिए ये समझ रहे थे कि अगर आगे हमको काम करना, आगे अपना बेहतर परफॉर्मेंस देना है तो हमको इन्हीं के पीछे आना पड़ेगा। लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन ईमानदार प्रयास इन्होंने नहीं किया। अभी रहा बात ट्रांसपोर्टिंग का, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सावित्रीबाई फुले के अंतर्गत छात्रों को, बच्चियों को 50,000 रुपया तक का स्कॉलरशिप झारखंड सरकार ने देने का अभी काम किया है। अभी झारखंड के अंदर में 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। इसके ऊपर इन्होंने बहुत हाय तौबा मचाया कि साहब, इसलिए कि कैबिनेट में जब 200 यूनिट बिजली पास हुआ था तो उस समय एक नियम था कि जो भी साथी का, भाई बहनों का ये बकाया 1,500 या कुछ भी होगा तो वैसे लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लेके काफी हंगामा हुआ। फिर से हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट लाया और चाहे उस 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, जिसका जितना भी बिल था सभी बिल को माफ करते हुए गांव के अंदर में बिजली बिल को नितिन जी, एक सवाल रहेगा, निगम का चुनाव नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ये जो बात उठा रहे हैं कि गोलमाल हुआ या मेयर ने किया, तो चुनाव क्यों नहीं कराया कांग्रेस समर्थित पार्टी ने? वही तो बात है ना कि क्योंकि देखिए आपकी सरकार जो है पिछले कई सालों से जो है, अब जो लोगों की उम्मीद रहता है कि नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जैसे ही घोषणा होते हैं तो सीट बदल दी जाती है। क्योंकि पहले यहाँ पर कुछ और सीट होती थी मेयर के, फिर उसके बाद जो है दूसरी आरक्षित कर दी गई। लेकिन जैसे ही घोषणा होती है उसके बाद जो है फिर टाल दी जाती है। ग्राम पंचायत की बात करें तो वो जो है चुनाव लगातार जो है झारखंड में आपकी जो इंडिया गठबंधन की है वो जो है अब तक नहीं करा पाई है। क्या वजह है? निश्चित तौर से पंचायत स्तर का चुनाव राज्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और हम इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरीका से सरकार बनने के तुरंत बाद कोरोना काल आया और कोरोना काल के बाद जिस तरीके से काम हमको करना चाहिए था, कोरोना का हवाला आप लोग हमेशा देते हैं, लेकिन जो भी सत्ता में विधायक हैं या फिर जो भी है, उनका सैलरी तो आता है और उनको आता है कि जनता का वो काम करे। तो आपको माने एक ऑनलाइन मीटिंग का ही प्रावधान था, ऑनलाइन मीटिंग आप कैबिनेट के माध्यम से करा सकते हैं, प्रस्ताव पारित करा सकते हैं। आपको बताना चाह रहे हैं कि नियत में खोट है। हम अगर नियत सही रहती, साफ नियत रहती तो 5 वर्ष में ये नगर निगम का चुनाव करा लेती सरकार। लेकिन ये छद्म रूप में अफसरशाही हावी रहे और पीछे के दरवाजे से शासन कैसे किया जाए ये हेमंत सोरेन की सरकार जानती है, क्योंकि जान रही है वो कि जिस दिन मेयर का चुनाव, नगर निगम का चुनाव होगा तो स्थानीय जनप्रतिनिधि आ जाएंगे तो उनकी अफसरशाही नहीं चाहेंगे। नितिन भाई, आप उनको अपनी बातें रख लेने दीजिए, क्योंकि ये कॉन्क्लेव है, डिबेट नहीं है। क्योंकि आने वाले चीजों को हम कैसे बेहतर कर सके इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पंचायत का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर झारखंड सरकार गंभीर है। परंतु जब आप कोरोना काल से निकले तो डेवलपमेंट के कई काम थे जो अवरुद्ध हो रहा था, जिसको तेज गति में देना जरूरी था और उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम का चुनाव आने से चीज रुक रही थी, क्योंकि शहरी क्षेत्र में काफी तेजी के साथ, गति के साथ काम हो रहा था। उसके बाद पार्लियामेंट का इस बार चुनाव आ गया, जब फिर एक आया हाईकोर्ट का आदेश कि भाई नगर निगम का चुनाव कराना है, इमीडिएट अभी आ गया है विधानसभा का। विधानसभा के तुरंत बाद मैं समझता हूं और ऑन रिकॉर्ड मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मार्च अप्रैल के बीच में नगर निगम का चुनाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रहा कि आप जो बोल रहे हैं कि पहले किसी ओबीसी वर्ग के लिए था, अभी किसी और को, तो देखिए नगर निगम का जो चुनाव होता है रोस्टर सिस्टम होता है। कभी महिला आरक्षण होता है, कभी ओबीसी होता है, कभी एससी होता है, कभी एसटी होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि हरेक जाति वर्ग का इसमें समाहित और समावेश हो और उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले। इसलिए ये व्यवस्था लोकतंत्र में संविधान के माध्यम से बनाया गया है। नितिन जी, कितना इनकी बातों से संतुष्ट है कि मार्च अप्रैल में
बोल रहे कि निगम को चुनाव हो जाए। एक बात, जबकि ये लोग लगभग 1 महीना प्रयास किए कि अपना पुराना जिला कांग्रेस कार्यालय खुल जाए, काफ़ी आंदोलन भी हुआ, 4 मंत्री रहे इनके, लगातार आश्वासन मिला कि पुराना जिला कांग्रेस कार्यालय खुलेगा, लेकिन एक कांग्रेस कार्यालय ये लोग नहीं खुलवा सके पुराना। तो इस बात से कितना आप संतुष्ट है कि अभिजीत जो बोल रहे कि मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाए? देखिए, कांग्रेसी हमारे छोटे भाई बड़े भाई जो बोलिए अभिजीत भाई, ये बहुत प्रयास किए विचार है, इनकी पूरी कांग्रेस की टीम बहुत प्रयास की कि हमारा कार्यालय खुल जाए। ये जनता देख रही है कि जो अपना कार्यालय आप अपनी सरकार में नहीं खुलवा सकते हैं तो आप जनता का काम क्या कीजिएगा। और रह गई बात कि नगर निगम का चुनाव होगा, ये सही बोल रहे, चुनाव होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उनकी इच्छा शक्ति के बदौलत चुनाव होगा, यूपीए का शासन आना नहीं है। अगर इनकी इनकी नीयत सही रहती तो अभी तक चुनाव हो जाता। रह गई जो बात बतला रहे थे अभिजीत भाई कि हमने 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम किया, बिल्कुल सही देने का काम आपने किया है, लेकिन धनबाद वासी तो लगातार कई महीनों तक आंदोलन किए कि 24 घंटे में जो है 18 घंटा 19 घंटा 20-20 घंटा बिजली गायब रहती थी। वैसा 200 यूनिट आप फ्री में करके क्या कीजिएगा। आपके पास एक उपलब्धि नहीं है 5 वर्ष में। चलिए, अब हेमंत सोरेन बहुत जी की बहुत ऊर्जा मित्र भी हड़ताल पे गए। बहुत देर से शंकर जो है, आप देख रहे होंगे कि हमारे जो पत्रकार हैं वो बहुत ही सवाल पूछने के लिए एग्रेसिव हैं और बहुत देर से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मेरे सवाल को लिया जाए। जी शंकर, सवाल कीजिए। देखिए, मेरा जो सवाल है वो नितिन जी से होगा। अभी हम लोग का 99 कॉन्क्लेव का 8वां दिन है और हमको लगता है कि जहां पर जो भी भाजपा के यहाँ पे अतिथि आए, जब उनके पक्ष में सवाल होता है तो वो ठीक है, विकास की अच्छी बहा देते हैं अपने बातों में, लेकिन जब उनके वक्त पक्ष में बात नहीं होता है तो वो राज्य सरकार को जिम्मा ठहरा देते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, आप धनबाद का भ्रमण करें, हाउसिंग कॉलोनी और जगजीवन नगर छोड़ के आप थोड़ा इधर आएंगे ना, आपको कहीं भी सड़क नहीं दिखेगी सर। आप वहां पे जाइए तपोवन कॉलोनी में, बरसात के समय में बाढ़ की बिहार की स्थिति वहां बन जाती है सर। आपने वहां क्या किया? आप 8 लेन की बात करते हैं, दाएं तरफ देखिए हमारे वो जो पोस्टर लगे हैं, 3-3 गड्ढे हो गए बड़े सर, उसके लिए आपने क्या किया सर? 462 करोड़ की लागत से बनी ये सड़क के आप नाम लूट रहे हैं सर, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपने जो कहा कि 462 करोड़ की रुपया से जो योजना बनी थी जिसमें एक बड़ा गड्ढा हो गया, उसके लिए एक सरकारी विभाग से टीम आई थी, उन्होंने देखा कि नीचे में पानी का पाइप था, वो लीकेज हो गया, जिसके कारण ये हुआ। और अगर मान लीजिए कि लगता है आपको कि उसमें किसी भी तरह का कोई गलती हुई है या कोई दोषी है, तो राज्य सरकार है, यूपीए की सरकार कार्रवाई करे, जांच कमेटी बैठा जो दोषी उस पर कार्रवाई करे। कहां भारतीय जनता पार्टी रोक रही है किसी को कार्रवाई करने के लिए। दूसरा विषय आपका जो था कि तपोवन कॉलोनी वृंदावन कॉलोनी, कार्रवाई करने से डरती है सर, कहीं वो तो कार्रवाई कर दे और फिर आप सेंटर से उस पर कार्रवाई कर देंगे तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। इस वजह से जो राज्य सरकार है वो थोड़ी सी डरती है। तब वैसी सरकार को रहना भी नहीं चाहिए, तब तो वैसी सरकार को रहना ही नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचार मतलब का ये कॉलोनी, हाँ, तपोवन कॉलोनी वृंदावन कॉलोनी जो आप जहाँ की आप बात कर रहे थे, आपको जानकारी होगी कि नगर निगम जो भी सड़क वगैरह बनाती है, एसीबी ने उस पर रोक लगाई हुई है। उसके लिए लगातार हमारे माननीय विधायक जी ने प्रयास किया मिलके कि भाई कम से कम उस पर से प्रतिबंध हटाया जाए ताकि इस शहर में उस सड़कों का निर्माण हो सके। और आने वाले समय में ये आपको एसीबी से कोर्ट में जाकर हमारी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित ही अपना पक्ष रखेगी और प्रतिबंध हटवा के, और नहीं भी हटेगा तो किसी भी मद में उस सड़क का निर्माण कराने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, हमारा सवाल जो है, देखिए झारखंड में पिछले 5 सालों से अगर हम बालू घाट की बात करें तो बालू घाट की जो है अब तक नीलामी नहीं है। कई गरीब लोग जो है घर बनाने के लिए बालू खरीदते हैं तो उनकी जो दाम है वो दाम एक जगह फिक्स नहीं है, कभी जो है उन्हें 10,000 में मिलती है तो कभी 20,000 में मिलती है, एक तय नहीं है। तो इसको लेकर जो है झारखंड सरकार, हमारे जो अभिजीत राज जी हैं कांग्रेस से, उनसे हम पूछना चाहेंगे आखिर में जो है 5 साल में जो है बालू के जो है घाट कब तक क्यों नहीं नीलामी ये किया इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे रोक लगा रखा है, और इसको आप अगर डिटेल चाहेंगे तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा। स्टेट गवर्नमेंट ने जब भी प्रयास किया, ईमानदार प्रयास की लोगों को बालू मिले, तो उस बालू को नहीं देने के लिए इन्होंने ऊपर से एनजीटी का टैक्स लगा दिया और उस पेपर क्लियरेंस दिया नहीं, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं दिए। इनका शुरू से ये काम रहा है कि मीठा मीठा गप गप और खट्टा खट्टा तू तू। तो ये जो डबल स्टैंड का पॉलिटिक्स है इनका, ये जनता समझ रही है, जान रही है, और इनको इसका जवाब मिलेगा, और यही कारण है कि आज पैदल है ये। देखिए, ऐसा है ना कि इनके पास कोई जवाब है नहीं,
तो इनका सबसे अच्छा और सरल इनके पास जवाब कांग्रेसी और यूपीए के पास यही है कि आरोप सीधे लगा दो सेंट्रल सरकार के पास कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं देती, रोक लगा देती। मैं कहता हूं कि किसी भी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपके साथ अन्याय कर रही है, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ, आप चले जाइए। है कोर्ट लोग जाइए, कोर्ट में कोर्ट है, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? कोर्ट में है लोग। तो कोर्ट आप यहाँ लोगों को बालू दीजिए ना, आप लोगों को तो बालू दे नहीं पा रहे। टेंडर हो गया लेकिन उसके ऊपर में काम नहीं हो सर पा रहा। सेंट्रल क्यों नहीं हो गवर्नमेंट रहा? का सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों का नहीं हो रहा है? सेंट्रल क्योंकि गवर्नमेंट settlement का नहीं हो पा रहा। चलिए एक सवाल बहुत ही सर बकाया पैसा दे दीजिए, 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं, वो काहे नहीं दे? उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा क्या? जाइए ना, अगर आपको लगता है कि उतना पैसा है आपका, बाकी आपके पास अगर बिजली का 2,000 रुपया बिल हो जाता है तो तुरंत जो है राज्य सरकार के कर्मचारी आके आपकी बिजली काट देते हैं। काट देते हैं कि नहीं काट देते हैं? और जैसे ही लोग बोलते हैं कि उनके ऊपर पैसा नहीं दीजिएगा। कार्रवाई कीजिए, तो जैसे ही कार्रवाई होती है ये लोग वॉशिंग मशीन लेके पहुंच जाते हैं कि भैया बस ज्वाइन हो, नहीं तो तुम जाओगे जेल या वॉशिंग मशीन में आके साफ हो। चलिए यही इनका काम। एक सवाल और ले लेते हैं। अभिजीत जी, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा। बहुत धनबाद में हल्ला था कि जो टिकट है वो अभिजीत राज को मिलेगा और सिर्फ 9 घंटे पहले फैसला होता है कि कांग्रेस पार्टी किसे टिकट दे रही है। ये क्या कारण रहा हो? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। निश्चित तौर से इस पूरे प्रकरण में मैं भी एक दावेदार था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं ही दावेदार था। तो कई साथी हमारे दावेदार थे, उसमें कुछ बेहतर तरीका चुनना होता है कि व्यक्ति कितना किस फील्ड में कितना योग्य है। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि अजय दुबे जी एक बेहतर प्रत्याशी मेरे से साबित हो रहे थे और यही कारण है कि पार्टी ने उनको ये अवसर दिया है। और निश्चित तौर से जब उनको अवसर मिला है तो इस अवसर पर हम लोग ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ और ताकत के साथ चलिए कैसे कांग्रेस जीते इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। छोटा सा सवाल नितिन नितिन भट्ट जी से। कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाह रहा था कि कांग्रेस का ये पुराना इतिहास रहा है कि जो भी ईमानदारी से कांग्रेस में काम करता है, जो दिन रात मेहनत करता है, उनको इनाम नहीं मिलता है। और अभिजीत राज जी, जिन्होंने बचपन से जो है कांग्रेस का काम करके आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, और इतनी मेहनत इस आदमी ने की है भाई ने मेरे, लेकिन जब टिकट देने के बात आई तब 2014 में जो चुनाव हार कर वापस चले गए थे, उनको 10 साल के बाद कांग्रेस ने बुलाया। नितिन भट्ट जी, जी, आपका एक बड़ा ही अच्छा स्लोगन रहता है और आपसे ही सवाल है, आपका परिवारवाद पे क्या कहना है? बताइए ना, परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ है, आज भी खिलाफ है। तो फिर ऐसे कई जगह हैं हाँ। जहां पर परिवार को टिकट दे दिया गया है, आप भी जानते हैं हाँ। कौन कौन से जगह बताइए हैं। ना, क्या आप बताइए। आप चाहे बागमारा से बागमारा से शुरुआत करते हैं। देखिए, अर्जुन मुंडा की पत्नी अभी तो शुरुआत हुई है और पूर्व छोड़ने न जाएं। नहीं, मैं मुख्यमंत्री- उसका क्या जवाब देता नितिन हूं। भट्ट उतने ईमानदार और मेहनती नहीं थे कि इनको टिकट दिया जा सके? नितिन भट्ट धनबाद विधानसभा में काम कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि आपका ये नारा है हाँ। कि बीजेपी अगर जहां से भी कैंडिडेट उतार दे, मोदी जी उनको जितवा देंगे, ये आपका ऐसा मानना है? तो क्या नितिन भट्ट को मोदी जी नहीं जितवा सकते? नहीं नहीं नहीं, वो पहले तो सही ये नहीं बताइए है। कि परिवारवाद पे आपका क्या कहना है? एकदम मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। बागमारा और पे। आप बागमारा की जहां तक बात करते हैं शत्रुघ्न महतो जी की, तो शत्रुघ्न महतो जी आज आए और कल पार्टी ने टिकट दे दिया, ऐसा नहीं है। लगातार ढुल्लू महतो जी जब से विधायक है तब से उनका जो काम और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लगातार काम कर रहे हैं। कोई आज पैदा हुए और कल पार्टी ने टिकट दे दिया, ऐसा नहीं है। सिंदरी पर कहिए। सिंदरी में इंद्रजीत महतो जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और बदकिस्मती से बिचारे अस्पताल में भर्ती है, और उन जिनके कारण पत्नी पार्टी से ने बेहतर कैंडिडेट किनको, बिल्कुल भाई, उनको प्राथमिकता उनको मिलना भी चाहिए। उनकी तो पत्नी इसी लगातार इसी को तो जिला परिवारवाद परिषद कहा के- जाता है नहीं, कि नहीं, जहां प्राथमिकता जमशेदपुर की बात करते बताइए, हैं। जमशेदपुर के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र- देखिए, जिला बहुत- परिषद रघुवर की दास सदस्य रही है रघुवर दास तारा की देवी जी। रघुवर दास की बहू को भी टिकट दिया गया। हाँ तो ठीक है, दिया तो क्या अपने गलत वक्त कर में दिया? कैसे हो जाता ठीक सर? है, एक तो कैसे क्या हो जाता है? कहिएगा वो अभिजीत जी? यही बोले। एक मिनट, आपका हो गया। अभिजीत जी क्या कहिएगा इस मामले को? देखिए, इनका जो परिवारवाद है वो पूंजीवाद है, और इस पूंजीवाद व्यवस्था में आज के समय में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, मुझे याद है 2014 का इलेक्शन, एक नौजवान हाफ शर्ट में और निरसा से आया हुआ नौजवान था और वो बैनर बनवा रहा था मोदी जी के नाम का। मैंने पूछा कि भाई 11 बजे रात तुम कैसे जाओगे, ठंडा का समय है, ठंड मार देगी, बुखार होगा। तो उसने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। ये जोश था उन वर्कर के अंदर। लेकिन जिस तरीका से चाल, चेहरा और चरित्र भाजपा के अंदर में बदला है, उनके सारे कार्यकर्ता आज मायूस है।
कई कार्यकर्ता हैं जो इस बार भी कह रहे थे कि भैया इस बार तो भाजपा को सबक सिखाएंगे, और चलिए, सिखाने का एक बहुत मिनट, बहुत एक- शुक्रिया। एक मिनट, मयूर शेखर जी चले गए भाजपा में। मयूर शेखर जी पहले से ही भाजपा के संपर्क में थे, वो तो घुसपैठिया का काम कांग्रेस के अंदर में कर रहे थे, तो आपको शायद नहीं मालूम आप है। बहुत नजदीकी रहे हैं मयूर शेखर। निश्चित तौर से आज भी बाद में लाने मेरी वाले लगता है। शुभकामना उनके क्या- साथ है, मेरी शुभकामना उनके साथ है, लेकिन जिस तरीका से वो गए, और कितना अपना एडवर्टीजमेंट किए धनबाद में मयूर शेखर। देखिए वो तो भाजपा को ही पहले चूना लगाना चाह रहे थे, भाजपा बच गई, और हमारे यहाँ चूना लगाने का कोशिश किया तो हमने भाव दिया नहीं, तो उनको लगा चलिए इसी थक के इन्हीं बुद्धू इन्हीं घर को शब्दों आए, के वो हालत साथ उन्होंने आप किया है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती समय चुनाव प्रचार के समय निकाल करके 99 कॉन्क्लेव में दिया, और यकीनन आप बहुत ही काबिल नेता बने। आने वाले 5 सालों में जब भी मुलाकात हो तो अगली बार पार्टी जो है वो आपको भी टिकट जरूर दे। इसी आशाओं के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 99 कॉन्क्लेव का आखिरी सेशन इसके बाद तुरंत शुरू होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।